हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज से मैं कक्षा 9 की जो हिंदी है सीबीएसई की वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास 3 पुस्तकें हैं, एक क्षितिज और कृतिका और व्याकरण। इन तीनों को मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन आज मैं आपके लिए क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 की पुस्तक है एनसीईआरटी की, मैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसके पहले हम लोग पाठ्यक्रम मतलब सीबीएसई का जो सिलेबस है वो जान लेते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस आपके मतलब इस साल जो है 2023 और 24 जो है 2024 और 25 के बीच रहने वाली है। आइए हम लोग पहले सिलेबस जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि इस पुस्तक में 2 खंड हैं, एक गद्य खंड है और एक पद्य खंड है। तो गद्य खंड में हमारा जो चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद जी का दो बैलों की कथा, ये हमें पढ़ना है। और उसके बाद जो है पद्य खंड में है गद्य खंड में दूसरा चैप्टर है ल्हासा की ओर, तीसरा है उपभोक्तावाद और चौथा है सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते और मेरे बचपन के दिन। तो ये नई किताब की है। आपके पास अगर पुरानी किताब होगी तो इसमें आप देखते होंगे कि 2 चैप्टर और है, जिससे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और एक चैप्टर होगा आपका नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये नई किताब से दिया गया है, इसीलिए आपको वो चैप्टर नहीं मिलेंगे यहाँ पुराने जो पुरानी किताब में हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। काव्यखंड में देख रहे हैं आप, तो जैसा कबीर है, लल दत्त के वाक हैं, रसखान है, माखन लाल चतुर्वेदी जी का कैदी कोकिला है, सुमित्रा नंद पंत का ग्रामश्री है और सर्वेश्वर जी का मेघ आए है, राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 चैप्टर आपके दिए हुए हैं, जिसमें आपको 13 का 13 पढ़ना है आपको। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं आपको सभी चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आज हमारा पहला चैप्टर होगा दो बैलों की कथा। मैं वो आपको ख़त्म कर दूँगा आज एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग के पास किताबें अगर हैं तो किताब खोल कर बैठ जाए, ताकि मैं जब पढ़ाऊँ तो आप लोग उसको देख सकें और अच्छे से समझ पाए। और किताब के साथ साथ कॉपी और पेन भी रख लें अपने पास। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ संख्या 1 क्षितिज का दो बैलों की कथा। लेकिन उसके पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं। वैसे तो सीबीएसई की परीक्षाओं में लेखक परिचय नहीं आता है, लेकिन लेखक परिचय आपको आने वाली कक्षाओं में बहुत आपको लाभ पहुंचाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, पहले जानते हैं लेखक के बारे में। तो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, इनको कौन नहीं जानता है, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो आप ये फ़ोटो जो देख रहे हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में हुआ। और कहाँ हुआ? यूपी में हुआ है। यूपी में एक जगह है बनारस। ठीक है ना? तो बनारस यानी वाराणसी जो है उसको हम बनारस कहते हैं हम लोग। और वहीं पर एक गांव है लम्ही, लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश के बनारस के लम्ही गांव में इनका 1880 में जन्म हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी का। और इनका मूल नाम जो है धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद जब लेखक नहीं बने थे तो इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। जैसे हम लोग बचपन का नाम होता है ना, और जब बड़े हो जाते हैं हम लोग और जब प्रसिद्ध हो जाते हैं तो हमारा एक अलग नाम होता है, सर्टिफिकेट में अलग नाम होता है, उस तरह से मुंशी प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। अभाव मतलब गरीबी में बीता उनका बचपन, मतलब बहुत कमियां रही उनके जीवन में। और यही कारण है कि उनकी शिक्षा केवल बीए तक ही हो पाई ना, यानी स्नातक तक की शिक्षा, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा वो प्राप्त कर पाए, जो 3 साल की होती है। ठीक है, वरना सोचिए अगर उनके पास अभाव ना होते तो वो और कितना आगे पढ़ाई कर पाते। तो आपको पढ़ने का अवसर मिला है तो आप लोग उसका लाभ उठाएं। ठीक है, और पढ़ें, खूब पढ़ें। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। किस विभाग में? शिक्षा विभाग में। परंतु असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन कब का है पता होगा आपको? आज़ादी के दौरान जो है ये आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया। किसके लिए? केवल आज़ादी के आंदोलन में सहयोग करने के लिए। और असहयोग आंदोलन से ये जुड़ गए और इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।
मतलब देख लो, आजकल नौकरियां मिलती नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए क्या कर दिया, अपनी सरकारी नौकरी तक को छोड़ दिया। और इस तरह से वो लेखन कार्य के प्रति क्या हो गए, पूरी तरह समर्पित हो गए। कहने का अर्थ ये होगा कि पहले के लेखक जो थे वो अपने देश के लिए लिखा करते थे और देश की भलाई के लिए लिखा करते थे। उनमें से एक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों हम लोग। सन 1936 में, तो इनका जन्म हुआ 1880 में और मृत्यु कब हुई इनकी, 1936 में। 1936 में इनकी क्या हो गई, इस महान कथाकार की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी देहांत हो गया। देहांत मतलब क्या होता है, देह का अंत हो जाना, ठीक है, देहांत। और अब हम लोग जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी रचनाओं के विषय के बारे में। ये तो हम लोगों ने अभी जो पहले पैराग्राफ में पढ़ा, ये उनका जीवन परिचय था। अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो भी आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। अब हम लोग जानेंगे दूसरे पैराग्राफ में। तो दूसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है उनकी रचनाओं के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, 300 कहानियाँ लिखी हैं। कितनी कहानियाँ, 300 कहानियाँ। और वो 300 कहानियाँ जो है वो कहाँ संकलित हैं, देखिए यहाँ पर, मानसरोवर, ठीक है। ये मानसरोवर जो है संकलन है, एकत्रित किया गया उनकी कहानियों को और 8 भागों में, ठीक है। तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, यानी 300 जो कहानियां हैं, वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, यानी एकत्रित है, एक जगह इकट्ठी की गई हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। और कुछ उपन्यास के नाम में पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। तो ये उनके क्या है, उपन्यास। उपन्यास क्या होता है, नोवेल होता है। क्या होता है, नोवेल, है ना। उपन्यास की इंग्लिश क्या होती है, नोवेल होती है। और उपन्यास गद्य शैली में आती है। किस शैली में आती है, गद्य शैली में आती है। साहित्य के 2 प्रकार हैं, पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। तो गद्य शैली में उपन्यास आता है। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे काम किए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपने देखा भी होगा अभी यहाँ पर कि उन्होंने संपादन कार्य भी किया है, ठीक है ना। संपादन, हंस, जागरण और माधुरी। तो ये पत्रिकाएं हैं। पत्रिकाएं मतलब क्या होता है, मैगजीन, ठीक है। मैगजीन और पत्र, पत्रिका होता है, 2 होता है, एक पत्र और एक पत्रिका। पत्र मतलब क्या होता है, पत्र मतलब होता है समाचार पत्र, जो हम लोग न्यूज़पेपर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और पत्रिका मतलब मैगजीन, ठीक है, मैगजीन, ये ध्यान देंगे आप। तो मैगजीन को क्या कहते हैं हम लोग, पत्रिका कहते हैं, ठीक है। और पत्र को क्या कहते हैं हम लोग, समाचार पत्र कहते हैं। ध्यान, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो इन्होंने पत्रिकाओं का, यानी मैगजीन्स का क्या किया है, संपादन का कार्य किया कि इन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने, हंस का, जागरण का और माधुरी का। ये ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए, भले ही परीक्षा में नहीं आएगा आपका, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। ध्यान देंगे आप। और कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ बेकार नहीं जाता है प्यारे बच्चों। इसीलिए आप लोग इनको ज़रूर पढ़ें। क्यों पढ़ें, ताकि आप इनकी जो रचना है, 2 बैलों की कथा, उसको आप समझ पाएँ। अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आप इनकी रचनाओं को समझ भी नहीं पाएंगे, ये किस तरह की रचनाएं लिखते थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथा साहित्य के अतिरिक्त, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इन्होंने कहानियाँ तो लिखी हैं, ठीक है ना, कथा तो लिखी ही है, इसके अतिरिक्त उन्होंने निबंध भी लिखा है और निबंध के अलावा अनेक प्रकार का गद्य लेखन भी किया है और प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में, यानी कहाँ, उपन्यास के अलावा इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, निबंध लिखा है और भी जो अन्य गद्य शैलियाँ होती हैं, उन गद्य शैलियों में भी इन्होंने अनेकों रचनाएं की हैं। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम, सशक्त मतलब क्या होता है, मजबूत, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वो कहते थे कि अगर समाज को बदलना है ना, समाज के लोगों के विचारों को बदलना है, तो साहित्य ही सबसे बड़ा सशक्त माध्यम वो बन सकता है। साहित्य जो होता है वो समाज को बदलने का जो है अपने अंदर क्षमता रखता है। इसलिए साहित्य को वो सामाजिक परिवर्तन का क्या मानते थे, सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वो गांव से, गांव के परिवेश से, शहर के परिवेश से, वातावरण से, एनवायरमेंट से बहुत जुड़े हुए थे और यही कारण है कि उनकी कथा साहित्य में ये अभिव्यक्ति, यानी उन्होंने जो देखा है गाँव में और जो शहरों में जो उन्होंने अनुभव किया है, उसको उन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। कहने का ये अर्थ हुआ, क्योंकि अगर आप शहर से नहीं जुड़े हैं, गाँव से नहीं जुड़े हैं,
हैं तो आप चाहकर भी वहाँ का वर्णन जो है अपनी कथाओं में नहीं कर सकते हैं। तो प्रेमचंद गाँव से भी जुड़े और शहरों से भी जुड़े और उन दोनों के वातावरण को उन्होंने अपने कथा साहित्य में आपको वर्णित किया है। अब हम लोग जानेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाओं को किनको समर्पित किया है, किन किन व्यक्तियों के बारे में उन्होंने रचनाओं में अपना वर्णन किया है। ध्यान देंगे आप। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं किसानों मजदूरों की दयनीय स्थिति सबसे पहला हो गया आपका। दूसरा है दलितों का शोषण और समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं क्या रहे हैं, मूल विषय। तो उनकी रचनाओं के मूल विषय क्या रहे हैं? पहला है क्या बताइए, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है अपने समय में, ठीक है, अपने समय में जो किसानों पर और मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा था, जो उनकी स्थिति दयनीय स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी, उसका वर्णन उन्होंने अपनी कथा में, उपन्यास में, निबंध में या अन्य गद्य शैली में उन्होंने किया है, जो अन्य कवि नहीं कर रहे थे उस वक्त। क्योंकि हमारे मुंशी प्रेमचंद जो है ना, वो जनता के लेखक है। जनता के लेखक क्यों कहा गया? कि जनता के लेखक उन्हीं को कहा जाता है जो साधारण लोगों के बारे में लिखता हो, ठीक है। तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जो थे वो साधारण लोग अर्थात किसानों के बारे में, मजदूर के बारे में, जिनको समाज जो है नज़रअंदाज कर देता है, जिनकी समाज उपेक्षा कर देता है, उनके बारे में वो लिखा करते थे। दलितों का शोषण, दलित कौन होते हैं? जो निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, जिनको समाज उपेक्षित करता है, जो उपेक्षित वर्ग होता है ना, उनके बारे में प्रेमचंद ने लिखा है कि उनके ऊपर जो है कितने जमींदारों ने शोषण किया और किन अमीर लोगों ने शोषण किया है, इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। अनेकों रचनाएं हैं। जैसे आप गोदान पढ़ेंगे ना, तो गोदान में भी दिया गया है कि एक बहुत गरीब गोदान का उपन्यास है, जिसे बताया गया है कि एक बहुत बड़ा बड़ा जमींदार होता है और गरीब एक होता है, ठीक है ना, एक व्यक्ति किसान होता है, मजदूर होता है, उसमें उसकी स्थिति बड़ी दयनीय रहती है और अंत समय में मर जाता है, कर्ज देते देते मर जाता है जमींदार का, ठीक है। दलितों के बारे में बताया गया, बहुत सारी कहानी। ठाकुर का कुआं जो होता है उसमें बताया गया कि वो प्यासे मर जाता है, लेकिन वो ठाकुर के कुएं से पानी नहीं भर पाता है, क्योंकि उस वक्त जो है आपको जो निम्न श्रेणी के जो लोग, दलित जो लोग थे, वो किसी श्रेष्ठ कुल के जो लोग हैं उनके घर में उनके कुओं से पानी नहीं भर पाते थे। और साथ ही साथ उन्होंने समाज में स्त्री की दुर्दशा का वर्णन किया है। जैसे आज तो समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी हो गई है, पता होगा आपको कि आज समाज में स्त्रियां जो है पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब समाज में स्त्रियों की दशा भी अच्छी नहीं थी, तो समाज में जो स्त्रियों की दुर्दशा होती थी उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। जैसे निर्मला एक उपन्यास है। निर्मला उपन्यास में एक ऐसी लड़की कहानी है जो बहुत गरीब घर की होती है और उसके पिता को विवश होकर जो है उसका विवाह जो है एक बूढ़े व्यक्ति से करनी पड़ती है। इसमें उसकी दुर्दशा के बारे में बताया गया है। आप इस उपन्यास को पढ़ें, निर्मला उपन्यास है, ठीक है ना, जो मुंशी प्रेमचंद जी का ही लिखा हुआ है। तो और अनेकों ऐसी रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने समाज की स्त्रियों के बारे में बताया है और समाज में स्त्रियों को दुर्दशा है उसके बारे में बताया है। स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बताया कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरह से लोग जो है घर से बाहर निकले, उन्होंने अपने देश के लिए किस तरह से योगदान दिया, ठीक है। ये रचनाएं क्यों उन्होंने की उस समय? क्योंकि उस समय ये समस्याएं समाज में थी। आज भी ऐसी बात नहीं है, आज भी है, लेकिन आज कोई मुंशी प्रेमचंद नहीं है जो लोगों को क्या करे, याद दिलाए, ठीक है ना। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आज भी अमर हैं, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये उस समय की समस्याएं थी जिनको दूर करने का प्रयास हमारे मुंशी प्रेमचंद ने केवल और केवल अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। तो आप भी रचनाएं लिख सकते हैं और समाज में फैली हुई समस्याओं को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो बातें हो गई उनकी रचनाओं की विशेषताओं की। अब हम लोग बात करेंगे कि उनकी भाषा कैसी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कथा साहित्य बहुत बड़ा, बहुत संसार, मतलब उनकी कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक, मतलब क्या होता है, बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुआ था, एक्सपेंड था, मतलब छोटा नहीं था, संकीर्ण नहीं था, संक्षिप्त नहीं था, बहुत व्यापक था, ठीक है। उसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। कहने का ये अर्थ हुआ कि उन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के विषय में ही नहीं लिखा, बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। और अद्भुत मतलब अनोखी
आत्मीयता मतलब क्या होता है? आत्मीयता मतलब अपनत्व होता है, अपनेपन की भावना। तो उनकी रचनाओं में मनुष्य के प्रति तो अपनेपन की भावना दिखाई देती ही देती है, साथ ही साथ पशु पक्षियों के प्रति भी उनके मन में आत्मीयता दिखाई देती है। बात करते हैं हम लोग उनकी भाषा की, तो बड़ी से बड़ी बात को उन्होंने क्या कहा है? बड़ी सरल भाषा में कहा है। देखिए, अगर आपकी कोई बात समझ जाता है, चाहे वो भाषा कैसी भी हो, तो आप विद्वान हैं। लेकिन अगर आप विद्वान भी हैं और आपकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्या फ़ायदा बोलिए? तो मुंशी प्रेमचंद ने जो है अपनी भाषा बिल्कुल सरल रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि उनकी रचनाएँ जो जब लिखी गई उस वक़्त उतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज भी बहुत निरक्षरता है, ठीक है ना? आज भी कोई निरक्षर व्यक्ति अगर मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ ले, तो वो समझ सकता है, क्योंकि उनकी भाषा क्या है? बड़ी सरल है। तो सोचिए उस समय, आज से 1880 में जन्म हुआ देख रहे हैं आप इनका, ठीक है? तो सोचिए उस समय जो रचनाएँ वो लिखते थे, मतलब 10 साल 15 साल बाद जब उन्होंने लिखा होगा, तो उसमें लोग कैसे समझते अगर कठिन भाषा का प्रयोग करते तो? इसलिए उन्होंने बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया और सीधी, है ना? भाषा बिल्कुल सीधी थी उनकी और संक्षेप में, ठीक है ना? मतलब बात को घुमा फिरा कर बड़ा चौड़ा करके नहीं, बल्कि संक्षिप्त यानी छोटा करके उन्होंने अपनी बात रखी, ताकि लोग उनकी रचनाओं को समझ पाएँ और रचनाओं में छिपे हुए मूल तथ्यों को, मूल विषयों को वो पहचान पाएँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनकी भाषा सरल है, सजीव है, निर्जीवित है, मुहावरेदार है। मुहावरा जानते हैं ना? 9 2 11 ना, भाग जाना। तो ये मुहावरों का बहुत ज़्यादा वो प्रयोग करते हैं, तथा लोक प्रचलित शब्दों का, मतलब जो लोगों में प्रचलित है, लोगों में प्रसिद्ध है, ऐसी भाषा का वो, ऐसे शब्दों का वो क्या करते हैं? अपनी रचनाओं में क्या करते हैं? बड़ी कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं जहाँ तहाँ प्रयोग कर देना, नहीं, वो बड़ी कुशलतापूर्वक बहुत ढंग से जो है, ठीक है? ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ कोई भी शब्द डाल दिया उन्होंने, ठीक है? जहाँ सूट करता है, जहाँ उपयुक्त होता है, वहीं पर वो ऐसे शब्दों का कुशलतापूर्वक क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये हमने मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ा। आशा है मुझे आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग इनके बारे में और पढ़ें, गूगल सर्च करें, ठीक है? क्योंकि जितना आप नॉलेज को विस्तृत करेंगे, आपका ज्ञान उतना बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं करें कि बस हमें पास करना है, बस हमें मतलब नंबर लाना है, नहीं। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है और आगे जाकर अच्छा नंबर लाना है, 9th के बाद 10th में, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या नौकरी जॉब में, कुछ भी में, तो आप इसको पूरा डीप नॉलेज पढ़ें, ठीक है ना? इनके बारे में खूब ढेर सारी जानकारी इकट्ठी करें, ताकि आपका ज्ञान का भंडार और भर जाए, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पाठ का सारांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सारांश। देखिए पाठ तो बहुत बड़ा है ना, पाठ ही जो हमारा जो लेसन है 2 बैलों का था, ये 5 भागों में आपका बांटा गया है। तो इतना बड़ा पाठ है, तो उस पाठ का एक कम शब्दों में कुछ कहना, उसके बारे में समरी कहना ये आसान नहीं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई इस पाठ में दिया क्या गया है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये पाठ। क्या नंबर लाने के लिए पढ़ाया जा रहा है? क्या हमारे ज्ञान को विस्तृत करने के लिए पढ़ाया जा रहा है? जी नहीं, ये सब के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। मुंशी प्रेमचंद की जो भी रचनाएं होती हैं, उसमें एक संदेश छिपा होता है। उसी उसी बात को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पाठ का संदेश क्या है, और एक संक्षिप्त भाषा में कहूँ मैं तो इस पाठ का सारांश मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो इस पाठ में बहुत सारा, बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसको मैं आपको 5-6 लाइन में बताने वाला हूँ। तो आप कॉपी में नोट करते जाएं, ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो परीक्षा में अगर पूछा जाएगा आपसे कि इस पाठ का संदेश क्या है, तो आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देख पा रहे स्क्रीन पर यहाँ पर, तो 2 बैलों कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का क्या किया? वर्णन किया, ठीक है ना? तो कृषक समाज बात की जो कर रहे हैं हम लोग, कृषक समाज मतलब क्या होता है बताइए? कृषक समाज और पशु के भावात्मक संबंध, कहने का अर्थ हुआ कि जो कृषक होता है, मतलब जो कौन होता है? जो आपका खेती करता है ना, किसान जो होता है, उसका संबंध पशुओं के साथ, यानी उनके पास जो बैल होते हैं, गाय होते हैं, जो भैंस होते हैं, उनके साथ उनका हार्ट अटैचमेंट होता है, वो भावनाओं से जुड़े होते हैं, ठीक है ना? अगर मालिक किसी दिन उनको भोजन नहीं देता है ना, तो वो भोजन नहीं खाते हैं। अगर मालिक कहीं बाहर चला गया है, गाँव से दूर चला गया कुछ काम करने के लिए, कोई और भोजन देता है उनको नाद में, तो वो नहीं खाते हैं, वो रोने लगते हैं। इससे पता चलता है कि एक
आपका जो पशु है और जो किसान है उन दोनों में कितना प्रेम संबंध होता है। जैसे पिता पुत्र में संबंध होता है ना, वैसा ही संबंध इस कहानी में दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पर दो पात्र हैं। ठीक है, यहाँ पर हीरा मोती हैं, दो पात्र हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों बैल हैं, और मालिक का नाम आपका झूरी काछी है। क्या नाम है? झूरी काछी। ठीक है ना, तो झूरी काछी जो है वो किसान है। ठीक है, और वो अपने बैलों से यानी हीरा और मोती से बहुत प्रेम करता है, और यही कारण है कि प्रेम के बदले में प्रेम मिलता है। ये झूरी काछी बैलों को बहुत प्रेम करता है, तो बैल भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। उसकी एक आवाज़ सुनकर जो है पागल जैसे एकदम दौड़ते हुए चले आते हैं। एक आवाज़ लगाता है झूरी काछी ना, तो ये दोनों बैल हीरा मोती दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कृषक समाज में यानी खेतीहर समाज में, किसान समाज में, कि भाई जानवरों के बीच और मनुष्य के बीच यानी किसान के बीच कितना अटैचमेंट होता है, कितनी भावनाओं से वो जुड़े होते हैं आपस में, कितनी फीलिंग्स होती हैं उनमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पहला आपका लाइन हुआ, ये लिख सकते हैं आप परीक्षा में अगर आता है कभी तो। ठीक है ना, और दूसरा लाइन है यहाँ देखिए शुरू किया गया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। ठीक है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है ना, मतलब आज़ादी पाने के लिए आपको पता होगा कि हमने कई वर्षों तक क्या किया? तपस्या की, हमने संघर्ष किया है, तब जाकर हमें क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। ठीक है ना, तो आज भी हम लोग गुलाम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज अगर गुलाम हम लोग को नहीं बनना है, आज़ाद रहना है, तो हम लोग को अपनी आज़ादी को सलामत रखना पड़ेगा, और उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? संघर्ष करना पड़ेगा। इस पाठ में इस बात को भी बताया गया है दोनों बैलों के माध्यम से। ये दोनों बैल जो हीरा मोती थे कई बार जो है गुलामी की जंजीरों में बंधे थे, लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। जैसे हमारे क्रांतिकारी जो थे ना 1947 के पहले, 1947 के पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो भी कई बार गुलाम हुए थे, है ना। कई बार अंग्रेजों ने हमें बंधक बनाया, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे और हम लोगों ने कड़ा संघर्ष किया, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। वैसे ही हीरा मोती जो थे इस पाठ में कई बार गुलाम बने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो कई बार आज़ाद हुए, और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए कई बार क्या किया? संघर्ष किया। ठीक है, ये बात तो हम लोग हैं ही, और बहुत सारी बातें, जैसे कि ये दो लाइन मैंने बता दिया आपको। पहला कि कृषक समाज में और कृषक समाज में और पशुओं के बीच भावात्मक संबंध का वर्णन। दूसरा, आज़ादी हमें आसानी से सहज नहीं मिलती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। ये दो लाइन हो गया आपका सारांश में। अब आपका तीसरा लाइन में बताने वाला हूँ, वो उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अगर नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आइए यहाँ आप लिख लें। तो तीसरा लाइन हो जाएगा आपका कि हमें स्त्रियों पर क्या नहीं करना चाहिए? स्त्रियों का सम्मान। ठीक है ना, स्त्रियों का सम्मान, ये लिख लेंगे आप। देखिए, समाज में स्त्रियां सम्मानित होनी चाहिए, चाहे वो स्त्री कोई भी हो, हमारे घर की स्त्रियां हो या बाहर की स्त्रियां हो, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? सम्मानित करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। पाठ में बताया गया है। ठीक है ना, इस पाठ में भी एक स्त्री है जो दोनों बैलों पर बहुत अत्याचार करती है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये दोनों बैल उस पर अत्याचार नहीं करते, उस पर वार नहीं करते हैं, क्योंकि इनका कहना है दोनों बैलों का कि स्त्रियों को मारना हमारा धर्म नहीं है। ठीक है ना, तो सोचिए कि अगर बैलों को ये बात याद है तो मनुष्य क्यों भूल गया, है ना। मनुष्य तो स्त्रियों पर अत्याचार करता है ना, तो ये गलत है बिल्कुल। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा आपका, चौथा है सच्ची मित्रता। ठीक है ना, सच्ची मित्रता। देखिए, दोस्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों से क्या मतलब है? अंगूर आपने देखा होगा कि अंगूर में बहुत सारे गुच्छे में अंगूर लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हवा आती है तो सारे जो गुच्छे में जो अंगूर होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। दोस्त क्या चाहिए बताइए? जो कितनी भी हवा आए, तूफान आए, बिजली गरजे, वो आपका साथ ना छोड़े। कहने का अर्थ हुआ कि मित्रता कैसी होनी चाहिए? हीरा मोती जैसी होनी चाहिए, है ना। ये दोनों कई बार मुसीबत में फंसे, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, और इन्होंने जो भी काम किया साथ में किया, चाहे वो जब ये भोजन करने के लिए बैठते थे नाद में, तो दोनों एक साथ भोजन करते थे। हीरा अगर मुंह हटा लेता था तो मोती भी हटा लेता था। एक बार हीरा मुसीबत में फंस गया तो मोती भी वहां से नहीं गया। अगर वो चाहता था वो वहाँ भाग जाता था, भाग सकता था, लेकिन मोती नहीं भागा, क्योंकि वो सच्चा दोस्त था। तो सच्चा दोस्त कौन होता है? जो मुसीबत में अपने मित्र को देखकर भागे नहीं, बल्कि उसकी क्या करे? सहायता करे। ठीक है, और बहुत सारी बातें हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ठीक, एक और चीज़ है, देखिए बताता हूँ, मैं भूल गया।
ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे सारा कुछ। एक है परोपकार, ठीक है ना, परोपकार। देखिए परोपकार मतलब क्या होता है, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों पर उपकार नहीं बल्कि दूसरों की भलाई करना। ठीक है, उपकार आप नहीं कर रहे, उपकार भगवान करते हैं, तो दूसरों की भलाई करना मतलब क्या होता है, परोपकार करना। मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, परोपकार करने के लिए। अगर आप परोपकार करेंगे, आप दूसरों की भलाई करेंगे, तो उसके बदले आपको भी भलाई मिलेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, इस पाठ में इसको भी बताया गया, लेकिन कहानी के माध्यम से बताया गया है। जहाँ जहाँ ये बातें आएंगी वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा। तो ये बातें आपकी सारांश में थी, जो मैंने आपको बता दिया, पूरे पाठ में क्या पढ़ना ये बता दिया। अब हम लोग कथा विस्तार करेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग कहानी की ओर चलेंगे। दो बैलों की कथा देख लीजिए आप। ये दो बैलों की कथा, तो मैं पात्र बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि पात्र कौन कौन है। तो पहला पात्र है आपका हीरा मोती, दोनों एक साथ में आएंगे, हीरा मोती, ये पहले पात्र हो गए। दूसरा हो गया झूरी काछी, ठीक है ना, झूरी काछी। और तीसरा पात्र है गया। चौथा पात्र है आपका दढ़ियल, ठीक है, दढ़ियल। देखिए मेरे पास बोर्ड की कमी है इसीलिए। तो चार पात्र, मेन तो ऐसे एक ही पात्र है हीरा मोती, ठीक है। पूरी कहानी में हीरो यही दोनों हैं, मेन लीड रोल में हैं। और उनका मालिक है झूरी काछी, जो उनसे बहुत प्यार करता है। और एक गया नाम का व्यक्ति है जो झूरी काछी का साला है, ठीक है ना। ये ब्रदर इन लव है झूरी काछी का। और दढ़ियल है जो कहानी में मुख्य पात्र में है। और ऐसे तो अन्य पात्र बहुत सारे हैं, लेकिन उनके नाम यहाँ नहीं दिए गए हैं, ठीक है। जैसे झूरी काछी की पत्नी है, ठीक है। और गया का जो आपका बेटी है, गया की जो बेटी है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे देखिए, ये जो आपका पहला पेज है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कुछ अजब तरह की बातें आपको लग रही होंगी कि भाई ये है क्या, इस पाठ में दिया क्या है। कहानी की शुरुआत देखिए यहाँ से नहीं होती है, तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। देख लीजिए यहाँ से ये देखिए, है ना, ये यहाँ से, ठीक है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। लेकिन मुंशी प्रेमचंद है भाई, ठीक है, ये कोई साधारण लेखक नहीं है। और आप क्लास 1, 2, 3 में नहीं पढ़ रहे हो कि आपको डायरेक्टली कहानी बताई जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये पेज पढ़ेंगे। तो ये पेज जो हम पढ़ने वाले, ये क्यों पढ़ने वाले हैं बताइए। ये इसीलिए पढ़ने वाले हैं कि यहाँ एक जानवर के बारे में बताया गया है, और उस जानवर का नाम है गधा, है ना। उस जानवर का नाम क्या है, गधा, ठीक है, गधा नाम है, ठीक है। गधा जो होता है वो बहुत सीधा होता है, ठीक है ना। और इसी सीधेपन के कारण लोग उसको सबसे बड़ा मूर्ख समझते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, सड़ी गली घास देते हैं। और इसके बदले में गधा कभी विरोध भी नहीं करता है, ठीक है ना। तो मुंशी प्रेमचंद ने हमें गधे के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न किया है कि अगर तुम ज़्यादा सीधे रहोगे तो लोग तुम पर क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे। इसीलिए गधा मत बनो। अगर तुमने गधे जैसा व्यवहार किया तो लोग तुम्हें सीधा समझेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, अत्याचार करेंगे, जिसका तुम विरोध करोगे नहीं। तो उन्होंने क्या रहने की सलाह दी है, गधा ना रहने की सलाह दी है ना। गधा नहीं बनना है आपको क्या बनना है, बैल बनना है, ठीक है। आपको बैल बनना है। और बहुत सारे जानवर है, कुत्ता है ना, कुत्ता भी बन सकते हैं आप बोलेंगे सर मैं कुत्ता क्यों बनूंगा सर, आप तो गाली दे रहे हैं। नहीं, कुत्ते के बारे में मुंशी प्रेमचंद ने इसलिए कहा है कि कुत्ता विरोध करता है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करता है, ठीक है ना। उसको भी क्रोध आता है, कुत्ते को भी कभी कभी कुत्ता काट भी तो लेता है ना। लेकिन गधा कभी सुना गधे ने काट लिया, कभी नहीं। तो इसी को समझाने के लिए उन्होंने गधे का प्रयोग किया है। आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। सब जानते हैं भाई कि गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन है सभी जानवरों में। और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझते हैं लोग। उसके पीछे कारण क्या मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। क्योंकि लोग उसको मारते हैं, पीटते हैं, बहुत सारा काम करवाते हैं, सड़ी गली घास देते हैं, और वो कभी विरोध भी नहीं करता है। यही कारण है कि उसके इसी सीधेपन के कारण उसको लोग बुद्धिहीन समझते हैं, और महामूर्ख भी
कहते हैं इसको। इसीलिए हमें इतना सीधा बनना नहीं चाहिए। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे मतलब क्या होता है? प्रथम श्रेणी, फर्स्ट क्लास, ठीक है। इंग्लिश में फर्स्ट क्लास और हिंदी में प्रथम श्रेणी, ठीक है। किसी आदमी को पहले दर्जे का, परले दर्जे मतलब पहले, प्रथम दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। जैसे आपने क्लास में देखा होगा कि टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है और पूछ दिया टीचर ने कि भाई बताओ इसका आंसर, तो वो बोलता सर मुझे तो पता ही नहीं सर, मुझे नहीं आता है। तो सर क्या बोलते हैं? अरे ये तो गधा ही रह गया, ठीक है। ये थोड़ी कहते हैं कि देखो ये बैल रह गया, ये गाय रह गया, ये भैंस रह गया, कुत्ता रह गया, नहीं। वो क्या कहते हैं? गधा का उदाहरण देते हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं, ठीक है ना, कि गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन है सभी जानवरों में, ठीक है। आप मुंशी प्रेमचंद ने प्रश्न किया है, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि जब हम गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन ने, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका निश्चय, तो गधा क्या सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन ने, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ये मुंशी प्रेमचंद खुद लिख रहे हैं, उनको भी इसका उत्तर पता नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि क्या गधा सचमुच बेवकूफ़ है? नहीं, बेवकूफ़ नहीं है वो, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या है? सीधा है ना। निरापद सहिष्णुता मतलब क्या होता है? उसमें बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, उसमें बहुत ज़्यादा सहने की शक्ति है। यही कारण है कि उसको बेवकूफ़ की पदवी दे दी गई है। पदवी मतलब क्या होता है? पद, पोस्ट, ठीक है ना। गधा सचमुच में बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन उसके व्यवहार ने उसको बेवकूफ़ बना कर रख दिया। वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या है? सीधा है और सहिष्णु मतलब क्या होता है? सहनशील है। और यही कारण है कि उसको बेवकूफ़ का दर्जा दे दिया गया है ना। बेवकूफ़ की, महामूर्ख की पदवी, सिंहासन दे दिया गया है, ठीक है। ये पता चल गया आपको। मुंशी प्रेमचंद को पता नहीं है, आपको पता चल गया। तो ये बात हमने गधे की। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और जानवरों की, ठीक है ना। और जानवरों की हम लोग बात करेंगे। गाय की बात करते हैं, ठीक है ना। गाय को कहते हैं लोग, गाय बहुत सीधी होती है। जैसे लड़कियों के लिए उदाहरण देते हैं लोग कि भाई हमारी लड़की तो गाय है, एकदम बिल्कुल गाय है, ठीक है ना। लेकिन गाय जो होती है ना, वो भी गधे से कम गधी होती है। कहने का मतलब क्या हो बताइए? इसीलिए कम, गधे से कम गधी है गाय, क्योंकि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करती है। सीधी होने के बाद भी, देखिए लिखा है ना कि गायें सींग मारती हैं, लिखा है ना। सीधी होने के बाद भी सींग मारती। जब उसके ऊपर कोई अत्याचार करेगा तो क्या चुप बैठेगी वो? बिल्कुल नहीं बैठेगी। ब्याई हुई गाय मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी गाय जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, ठीक है ना। अब भाई जो गाय है उनका शादी थोड़ी होता है, सिंदूरदान थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो जो बच्चा दी हुई रहती है उनको ब्याई हुई गाय कहते हैं, ठीक है ना। तो ब्याई हुई गाय मतलब जिन्होंने बच्चा पैदा कर लिया है, ऐसी गाय को कहा गया है। वो अनायास मतलब अचानक से, ठीक है ना, कभी कभार जो है जब जरूरत पड़ती है, उसके ऊपर अत्याचार होता है और जब क्रोधित होती है वो, तो सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। सोच लीजिए, जो गाय सीधी होती है वो कभी कभार जरूरत पड़ने पर सिंघनी का रूप, भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो ये गाय की बात हमने की। अब बात करते हैं कुत्ते की। कुत्ता बहुत गरीब जानवर है। गरीब क्यों है बताओ? क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड रहता है बेचारा। अगर आप रोटी दोगे तो वो खाएगा, वरना भूखा सो जाएगा। लेकिन कुत्ता भी गधे से कम गधा है। क्यों? क्योंकि उसे भी क्रोध आता है। अगर आप उसको मतलब पत्थर से मारोगे ना, तो वो भी क्रोधित हो जाएगा, आपको काट खाएगा कुत्ता। कई कई बार ऐसा होता है और हमें इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। कुत्ते ने काट लिया है तो आप कुत्ते को कभी नहीं मारना, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो पलट गया ना तो फिर आपको पलट देगा, ठीक है। लेकिन गधा, ये तो हमने बात की गाय की और कुत्ते की, लेकिन हम लोग बात करते हैं गधे की। किंतु गधे को कभी भी किसी ने न क्रोध करते सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना।
कहने का अर्थ ये हुआ गधा के ऊपर जितना भी अत्याचार करना है कर लो, मारो पीटो, गली सड़ी घास उसके सामने डाल दो, लेकिन कभी भी वो क्रोध प्रकट नहीं करेगा, असंतोष प्रकट नहीं करेगा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी छाया दिखाई नहीं देगी कि वो असंतोष प्रकट कर रहा है। जैसे आपको खाना घर में आपके मनपसंद का जब नहीं मिलता है तो आप असंतोष प्रकट करते हो ना, कि नहीं मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं मम्मी मैं वो नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन गधा कभी भी ऐसा भाव अपने चेहरे पर नहीं लाता है, हमेशा एक जैसी स्थिति में रहता है, ठीक है ना। वैशाख हिंदी का महीना है, ठीक है ना, ये हिंदी का महीना है वैशाख। वैशाख में एक आध बार क्या कर लेता है बेचारा, कुलेल मतलब कीड़ा खेल लेता है कभी कभार। किस महीने में? केवल वैशाख के महीने में, वरना तो हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। केवल वैशाख के महीने में वो क्रीड़ा करता है, खेलता है, कूदता है, कभी कभार वो भी एक आध बार, वरना अन्य महीनों में, अन्य मौसम में, दूसरे मौसम में, महीनों में उसे कभी किसी ने खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब क्या होता है? उदासी। और अस्थायी रूप से उसके चेहरे पर केवल एक भाव है। कौन सा भाव है? उदासी का भाव, जो अस्थायी रूप से उसके चेहरे पर रहता है और कोई भाव नहीं होता है, न गम का, न सुख का, है ना, न हंसी का, न कुछ किसी चीज का भाव नहीं होता है, ठीक है ना। 33 भाव होते हैं संचारी भाव, ठीक है, 33, लेकिन उसके चेहरे पर केवल एक ही भाव होता है और वो है उदासी का भाव। सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, है ना, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा गया है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन वो किसी दशा में, किसी कंडीशन में बदलता नहीं है। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे क्या कहता है? बेवकूफ। देखिए, गधे के अंदर किसके गुण हैं? ऋषि मुनियों के गुण हैं, ठीक है ना। सहनशीलता, ठीक है, और विषाद तो गुण नहीं होता ऋषियों का, लेकिन सुख दुख में, हानि लाभ में एक जैसे रहना, हर स्थिति में खुद को अनुकूल बनाना, ये सब किसके गुण हैं? ऋषियों के गुण हैं। और ऋषियों के गुण को भी इसने पार कर लिया। कहने का ये अर्थ हुआ कि जो गुणों की जो परिसीमा होती है, यानी पराकाष्ठा मतलब क्या होता है? अंतिम सीमा, परिसीमा मतलब उसके पार कोई है ही नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो जो गुण ऋषि मुनियम होता है उस गुण को भी पार कर चुका है गधा, लेकिन फिर भी उसे आदमी क्या कहता है? बेवकूफ कहता है। क्यों कहता है बताओ? मैं बता चुका हूं, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा क्या है? सीधा है। आगे प्रेमचंद क्या लिखते हैं देखते हैं हम लोग। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। सद्गुण मतलब क्या होता है? अच्छा गुण। अब बताइए, आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, अच्छा गुण है, तो आपका आदर ना होना चाहिए जी, लेकिन नहीं। ये समाज ऐसा है ही नहीं, संसार ऐसा है ही नहीं। अगर जरूरत से ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर आपका लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो अनादर ऐसा कहीं देखा गया है? नहीं। गुणों का आदर होता है, अनादर नहीं होता, अपमान नहीं होता है कदाचित। इसलिए सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर इस संसार में आपको चलना है तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा। जैसे वृक्ष होते हैं ना, जो वृक्ष सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे एकदम रास्ते में हैं, और कुछ वृक्ष टेढ़े होते हैं ऐसे, ठीक है। तो पहले कौन वृक्ष काटेगा? ये वाला, ये वाला, ये काटेंगे लोग, क्योंकि ये सीधा है। तो अगर आप जरूरत से ज़्यादा क्या हैं? सीधे हैं, तो फिर उसी वृक्ष जैसे आप काट दिए जाएंगे इस संसार से। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने कुछ देश का उदाहरण लिया है, ठीक है ना। ऐसे देश जो भारतीयों का अपमान करते हैं, हम इंडियंस का क्या करते हैं? अपमान करते हैं, ठीक है। इसलिए वैसे तो आज हमारा देश सबसे सम्मानित देश है। आपको पता होगा कि अभी G20 हुआ था हमारे दिल्ली राजधानी में, तो वहाँ पर कई देशों के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत लोग आए थे। तो अब ऐसी स्थिति हमारे देश की नहीं रही, ठीक है ना। हमारा देश बहुत सुदृढ़ हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा था कि हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, हम सभी को हीन भावना से, यानी तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था।
वैसे कौन कौन से देश हैं यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है ना। जहाँ पर हम लोग जाते थे तो हम लोग का अपमान होता था। देखिए वहाँ कौन कौन सी देश की बात की गई है। बात की जा रही है अफ्रीका की, ठीक है, और अमेरिका की, दो देश हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि देखिए ना, प्रेमचंद कह रहे हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। तो हमारी दुर्दशा कहाँ हो रही थी, अफ्रीका में और अमेरिका में। हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे, हम लोग कुछ गलत कर रहे थे वहाँ जाकर। क्या हम लोगों ने वहाँ बिल्डिंग्स को तोड़ा या पान थूका, कुछ भी ऐसा किया, कुछ नहीं। क्या चोरी डकैती हमने की, नहीं। हमने किया तो क्या, देख लीजिए हमने क्या किया। बेचारे शराब नहीं पीते, यानी भारतीयों की बात की जा रही है। 4 पैसे कुछ समय यानी बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं। जी तोड़ यानी बहुत परिश्रम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। 4 बात अगर कोई सुनाता भी है तो हम लोग गम खाकर यानी सह कर रह जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहने का यह अर्थ हुआ कि हम इंडियंस, हम भारतवासी ज़रूरत से ज़्यादा सीधे हैं। आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है हमारा कि जिसने कभी भी किसी अन्य देश पर बिना वजह के, बिना कारण के आक्रमण नहीं किया है। सबसे पहला आक्रमण हमारे देश से कभी नहीं हुआ है। जब किसी ने हमें छेड़ा है तब हमने उनका सुरताल जो है बिगाड़ दिया है, ये पता होगा आपको। लेकिन अन्य देश वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग कमज़ोर हैं, तो वहाँ जो भारतवासी जाते हैं वहाँ जाकर क्या करते हैं, गलत काम करते नहीं। वो पैसे बचाते हैं, शराब भी नहीं पीते हैं, जितोड़ काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं। कोई कुछ बोलता है तो उसको सह लेते हैं, सहनशीलता है हमें। और यही कारण से लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमारा अनादर करते हैं वहाँ के लोग। देखिए इस पाठ में बताया गया, मैंने नहीं कहा है, जो वहाँ कहा जा रहा है लेसन में मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहा जाता है कि वे जीवन का आदर्श, इनके बारे में, हम भारतवासियों के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। कहा जाता है कि हम क्या करते हैं, जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, यानी हमारे जीने का जो ढंग है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वी आर नॉट आइडियल, हम लोग जीवन जीने का ढंग जानते ही नहीं है, ठीक है ना। इनका कहना है, ये विदेशियों का कहना है, अमेरिका वासियों का और अफ्रीका वासियों का। किसके लिए, हम भारतवासियों के लिए। आगे प्रेमचंद क्या लिखते हैं, अगर वे यानी हम भारतीयों की बात की जा रही है, ईंट का पत्थर कैसे देते, सॉरी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। कहने का अर्थ ये हुआ कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है ना, जैसे को तैसा करना, ठीक है। लेकिन हमें ये आता नहीं है। हम लोग जो है ज़्यादा सीधे होने के कारण किसी के साथ ऐसा कर नहीं पाते, अत्याचार करना हमें आता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारा भारत देश भी ऐसा नहीं रहा है। अगर कोई कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम लोग चुप बैठते नहीं अब, ठीक है ना। रातों रात जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है उस देश को हम लोग क्या कर देते हैं, समाप्त ही कर देते हैं। तो अब ऐसा स्थिति नहीं रहा जो प्रेमचंद के समय शायद रहा हो, ठीक है। अब हमारे देश की स्थिति क्या हो गई, बदल गई है। तो कहना है इस पाठ में कि अगर हम लोग भी अन्य देशों जैसे अन्य देश क्या करते हैं, ईंट के जवाब पत्थर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग भारतवासी भी जिस दिन से क्या करने लग जाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे, तो उस दिन से हम लोग क्या कहलाएंगे, सभ्य कहलाएंगे। सही बात है। जब आपका कहना है कि दूसरों पर आक्रमण करना, विरोध करना, अत्याचार करना सभ्यता की निशानी है, तो हम लोग वही करेंगे। जापान की मिसाल सामने है, जापान देश का नाम पता होगा आपको, ठीक है। एक ही विजय ने उसे क्या कर दिया, संसार की सभी जातियों में गण्य यानी श्रेष्ठ बना दिया। यानी उसने क्या किया, जापान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया अन्य देशों को, और एक ही विजय ने उसे पूरे संसार में क्या बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया। तो इससे हम लोग यही सीखते हैं कि हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, जैसे गधा है, ठीक है ना। हम लोग को गाय बनकर, बैल बनकर, कुत्ता बनकर जो है रहना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि बैल गाय कुत्ता नहीं बनना है आपको, ठीक है, बल्कि आपको उतना ही सहना है जितने में आपका नुकसान ना हो, लोग आपको मूर्ख ना समझे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग एक और जानवर की जो इस पाठ का मुख्य पात्र है। अब हम लोग उसकी ओर बढ़ेंगे। गधे, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। देखिए भाई, गधे का छोटा भाई कौन है, जो उससे कम ही गधा है।
भाई कम ही गधा क्यों कहा गया है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि वो उससे कम गधा इसलिए है कि वो कम बेवकूफ़ है, कम सीधा है। और वो कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। तो वो है बैल, ठीक है ना। जो गधे से कम गधा यानी कम बेवकूफ़ है। कहने का अर्थ है कि गधा जो बिल्कुल भी असंतोष प्रकट नहीं करता है, कभी भी क्रोध प्रकट नहीं करता है, हर अत्याचार को सहन कर लेता है, वो गुण बैल में नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो गधे से कम गधा है। और उसे बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आ गया आपको, ठीक है ना, कि बछिया का ताऊ किसे कहा जाता है, तो बैल को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं कि कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद बैल को बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते। कारण क्या है, वही बात कि बैल कभी कभी मारता भी है, लेकिन गधा कभी मारता है किसी को, कभी नहीं बेचारा। कितना भी उसको आप डंडा बरसा लो, पत्थर मार लो, पत्थर लाद दो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो आपको घुमाकर जवाब नहीं देगा। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, जिद्दी बैल, है ना। अगर वो अपने पर आ गया ना तो आपकी खैर नहीं। ऐसे ऐसे बैल आते हैं, और कई रीतियों से यानी कई नियमों से, कई तरीकों से वो अपना क्या कर देता है, असंतोष प्रकट कर देता है। कौन, बैल, गधा नहीं। गधा कभी असंतोष प्रकट करता ही नहीं है। अतएव अर्थात इसलिए उसका स्थान, किसका स्थान, बैल का स्थान गधे से नीचा है। यानी बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 कौन है, तो गधा है, ठीक है ना। और उससे नीचे कौन आता है, बैल आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अब हम लोग बात शुरू करते हैं कहानी की, आपको आनंद आएगा, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी समझाने की मैं वहाँ समझाऊंगा, ठीक है ना आपको। और जहाँ जहाँ मैंने सारांश बताया था आपको, जो 5 बिंदु में, वो ध्यान रखेंगे आप। तो आइए समझते हैं हम लोग। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप इस एक वीडियो को देख लेते हैं तो इस पूरे पाठ को आप समझ जाते हैं, ठीक है ना। आप धीरे धीरे सुने, 2x में सुने, लेकिन सुन ले एक बार आप, और किताब के साथ देख कर सुनेंगे ना, तो कोई माई का लाल नहीं है कि जो आपको भुला दे इस लेसन को, आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी काछी कौन है, एक किसान है, एक फार्मर है, जिसका नाम क्या था, झूरी काछी, ठीक है, फार्मर किसान। और उसके दोनों 2 बैल थे, क्या नाम था, एक हीरा और एक मोती, ठीक है, हीरा और मोती था। दोनों पछाई जाति के थे। अब बोलेंगे सर बैलों की भी जातियां होती हैं जैसे हम लोग में होती हैं। हाँ भाई, जानवरों में भी जातियां होती हैं, लेकिन वो जातियां नहीं, वो नस्ल कहलाती, ठीक है ना। तो ये नस्ल था पछाई जाति। ये इस नस्ल के बैल थे जो बहुत सुंदर दिखने में होते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर थे, ठीक है ना, मतलब बहुत खूबसूरत। काम में चौकस, हमेशा काम के लिए सावधान रहते थे, मतलब काम कहने से पहले हर काम कर देते थे। वो डील में ऊंचे, यानी उनकी जो हाइट थी, कद जो था बहुत ऊंचा था। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में क्या हो गया, भाईचारा, यानी आपसी प्रेम हो गया था। जैसे भाइयों में होता है ना, दोस्तों में, वैसा प्रेम हो गया था। बहुत दिनों से साथ रह रहे थे। लेकिन देखो, हम मनुष्य हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन इतना प्रेम हो पाता है क्या, कभी नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को इन दोनों बैलों से भी सीखना चाहिए कि भाई साथ रहो तो भाईचारे के साथ रहो, लेकिन नहीं, हम लोग तो ऐसा कर नहीं पाते हैं। दोनों आमने सामने आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, ठीक है। मूक भाषा क्या होती है भाई, आप कहेंगे सर लिखित भाषा पढ़ी, मौखिक भाषा पढ़ी, सांकेतिक भाषा पढ़ी। तो सांकेतिक भाषा जो होती है ना, वही मूक भाषा होती है, यानी बिना बोले विचार विनिमय करते थे। ये कहने का ये अर्थ है कि तो भाई दोनों बोल तो नहीं पाते थे ना। अब वो हमारी तरह तो है नहीं कि बोल ले कि हाँ हाय हेलो कैसे हो तुम, ठीक है, क्या खाए नहीं खाए, ऐसा तो होता नहीं है उनके बीच। तो वो दोनों हीरा मोती मूक भाषा में, यानी बिना बोले, ठीक है ना, सांकेतिक भाषा में विचार विनिमय, मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से अपने विचारों को बांट लेते थे, बिना बोले, बिना कहे एक दूसरे के
मन की बात को क्या करते थे वो समझ, देखो लिखा भी वहां पर कि एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते थे। मतलब एक दूसरे के मन के भाव बिना कहे मुख भाषा में ही वो दूसरे के मन की भाव को समझ। ये देखो ये ऐसे कब होता है बताइए, जब आपका हृदय दूसरे के हृदय से जुड़ा हुआ हो। तो हीरा का जो हृदय था मोती के साथ, और मोती का हृदय हीरा के साथ जुड़ा हुआ था, भाईचारा था, दोस्ती थी। तो दोस्ती में बात कहनी पड़ती है क्या कि हाँ मुझे ये दुख है ये कष्ट है, नहीं। दोस्त वही होता है ना जो बिना कहे आपके मन की बात को समझ जाए। आगे प्रेमचंद लिखते हैं कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नोट कर लेंगे इसको आप, कि यहाँ गुप्त शक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब छिपी हुई शक्ति। अब भाई ऐसी कौन सी शक्ति है हीरा मोती के पास? तो हीरा मोती के पास वो शक्ति है जो हमारे पास नहीं है, हम मनुष्यों के पास नहीं। जबकि हम मनुष्य श्रेष्ठ कहलाते हैं, मतलब प्राणियों में जीवों में श्रेष्ठ हैं हम मनुष्य, लेकिन फिर भी हमारे पास ये शक्ति नहीं है। कौन शक्ति बताइए? मुख भाषा में क्या करना? विचार विनिमय कर लेना, अर्थात बिना कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाना। ये शक्ति हमारे पास नहीं है। जो किसके पास है? दोनों बैलों के पास है। देखिए हमारे पास तो बोलने की शक्ति है, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरे की भावना को समझ नहीं पाते हैं। ये हमारे अंदर कमी है, ठीक है। इस कमी को हमें दूर करना चाहिए। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना क्या करते थे? प्रेम प्रकट करते थे। मतलब जब एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट करना रहता था दोनों को, तो एक दूसरे को क्या करते थे? चाटते थे वो, ठीक है ना, और सूंघते थे। इस प्रकार वो एक दूसरे से प्रेम का आदान प्रदान करते थे। आप लोग को हंसी आ रही होगी ना, ये कैसे दोनों बैल करते थे? भाई देखो, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, और हमें अपना जब प्रेम को प्रकट करना रहता है तो गले मिलते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, है ना। तो उस तरह से ये क्या गले मिलेंगे? बताओ, इनका क्या हाथ पैर थोड़ी है, तो वही दो टांगे चार टांगे हैं इनकी, तो क्या करेंगे बताओ? जीभ है, उसी से अपना काम चलाते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे। आप सोचोगे सर सींग मिलाना मतलब झगड़ा करना, है ना। विग्रह मतलब नहीं, विग्रह मतलब क्या होता है? झगड़ा लड़ाई, ऐसा नहीं, बस केवल विनोद के भाव से, ठीक है ना, मतलब हंसी मजाक मनोरंजन के भाव से वो सींग मिलाते थे, आत्मीयता के भाव से। यानी दोनों में अपनापन था ना। आत्मीयता मतलब क्या होता है? अपनापन, ठीक है। जो आत्मा से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? आत्मीयता। तो आत्मीयता के भाव से, विनोद के भाव से वो सींग मिलाया करते थे, ना कि झगड़े के नाते से, ठीक है ना। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, ठीक है। जैसे आप दोस्त जब रहते हैं, लंगोटिया यार जो रहते हैं ना, साथ में बहुत सालों से रह रहे हैं, बचपन से, और घनिष्ठता एकदम दोस्ती एकदम पक्की हो जाती है, और जब मिलते हैं आपस में तब धौल धप्पा एकदम धमा चौकड़ी मचा देते हैं। तो ऐसी ऐसी दोस्ती में आनंद आता है। ऐसी दोस्ती हीरा मोती में थी, ठीक है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका दोस्त जब आपसे मिले तो दिल खोल के मिले, है ना, अपने मन में कोई बात ना रखे, ठीक है ना, खुल के मिलना चाहिए। जब दोस्त आपको देख ले तो पागल हो जाए आपके लिए, दौड़ के आपको गले लगा ले, ऐसा दोस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मन में बात रख कर और आपसे हल्के हल्के मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी दोस्ती नहीं होती है जहाँ पर लोग खुल के नहीं मिल पाते हैं, अपनी मन की बातों खुल के नहीं कह पाते हैं, तो ऐसी दोस्ती पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सावधान रहिए ऐसे दोस्तों से। जिस वक्त ये दोनों बैल हालिया गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा ये होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। कहने का अर्थ हुआ कि दोनों में इतनी दोस्ती थी कि दोनों चाहते थे कि मेरे दोस्त को तकलीफ ना हो। तो जब हल में इनको बांधा जाता था तो हीरा का प्रयास रहता कि भाई मोती के गर्दन पर ज़्यादा बोझ ना रहे, मेरी गर्दन पर है। यही प्रयास मोती का रहता था कि भाई हीरा को कष्ट ना हो। तो इतनी अच्छी दोस्ती थी उनके बीच। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाटकर और चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, नाद में मुंह डालते, एक साथ डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता, दूसरा भी क्या कर लेता? हटा लेता। देखिए कितनी मित्रता है, ठीक है। तो एक साथ जब भोजन के लिए उनको नाद में लगाते थे। नाद समझते हैं ना, जहाँ जानवरों को भोजन खिलाया जाता है। जैसे हम लोग थाली में खाते हैं, वैसे जानवर जो होते हैं वो नाद में खाते हैं।
तो नाद में एक मुंह डालता दूसरा भी डालता, एक निकालता दूसरा भी निकाल लेता। ऐसा नहीं कि हीरा खा रहा है और मोती चला गया तो हीरा खाता ही रह गया, नहीं, मोती अगर उठ गया तो हीरा भी भाग गया, हीरा अगर उठ गया तो मोती भी चल दिया। तो इतनी अच्छी दोस्ती थी इन दोनों के बीच, लेकिन ये अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। हुआ क्या कि मैंने बताया था आपको कि पात्र में एक आपका गया भी है। कौन है? गया, जो झूरी काछी का क्या लगता है? साला लगता है, यानी ब्रदर इन लॉ लगता है। तो ये एक बार इन दोनों बैलों को लेकर चला गया अपने साथ में, ठीक है ना। गया को जरूरत थी बैलों की, क्योंकि किसान वो भी था ना, तो उसके बैल भी थे, लेकिन वो कमज़ोर थे, ना काम नहीं कर पाते थे, और हीरा मोती बहुत तंदुरुस्त, एकदम हिट फिट एकदम पूरे थे। तो गया उनको एक बार अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन ये दोनों जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनको झूरी काछी से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। जो प्रेम झूरी उनको देता था शायद कोई और दे, यही कारण से दोनों बहुत दुखी थे। जैसे हम लोग जानवरों को खरीदते हैं और बेच देते हैं, ठीक है ना, तो सोचिए क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी। जैसे आप अपने घर में रह रहे हो और एक दिन पापा मम्मी आपको बोले कि जाओ, चले जाओ चाचा जी के यहाँ रहो, मामा जी के यहाँ चले जाओ, तो क्या तुम्हें पसंद होगा? नहीं ना। वैसे ही चलिए कोई बात ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयोग की बात, कोइंसिडेंस, झूरी ने एक बार गोई मतलब क्या होता है? बैलों की जोड़ी, यानी हीरा मोती को कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो झूरी ने किसे? बैलों को कहाँ भेज दिया? ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, वो तो भाई मूक भाषा वाले प्राणी हैं, क्या बोलेंगे, क्या कैसे पता करेंगे कि उनको कहाँ ले जा रहे हैं? गूगल मैप तो उनके पास थोड़ी है, ठीक है। समझे? उनको लगा कि मालिक ने हमें क्या कर दिया है? बेच दिया, यानी झूरी ने उनको बेच दिया, लेकिन बेचा नहीं था, ठीक है ना। झूरी काछी का साला गया अपने खेतों में काम करवाने के लिए इन दोनों बैलों को ले जा रहा था। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, ठीक है ना। कौन जाने का प्रयास करता है भाई कि बैलों को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, जानवरों को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है सुख हो रहा है, क्या मतलब है। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, ठीक है। दांतों पसीना आना मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। किसको? झूरी काछी का जो साला था गया उसको। गोई मतलब बता चुका हूं, बैलों की जोड़ी, यानी हीरा और मोती को, क्योंकि ये दोनों जाना चाहते नहीं थे और इनको ले जा रहा था आपको गया, इसीलिए इन दोनों ने उसको बहुत परेशान कर दिया। गया जब पीछे से हाँकता, किनको? हीरा मोती को, तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता अगर तो दोनों सींग नीची करके हुंकारते शेर जैसा। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, प्रेमचंद लिखते हैं कि अगर हीरा मोती को बोलने की शक्ति भगवान ने दी होती तो झूरी से पूछते। कौन पूछते? हीरा मोती पूछते। क्या पूछते? देखो, अगर उनको बोलने की शक्ति दी होती तो क्या पूछते झूरी काची से हीरा मोती? कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुम्हें जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने इस जालिम के हाथ में क्यों बेच दिया? तो ये बातें कब होती बताइए? जब दोनों बैलों को बोलने की शक्ति भगवान ने दी होती तो वो पूछते कि हाँ भाई, तुमने हमें क्यों बेच दिया? क्या हमने कोई काम में कमी रखी थी? अगर तुम्हें और काम लेना था तो तुम और काम ले लेते। कभी हमने कोई शिकायत नहीं की, फिर भी तुमने हमने हमें इस जालिम, यानी इसकी बात हो रही है, गया की बात हो रही है, इसके हाथों क्यों बेच दिया? प्यारे मित्रों, ये भी पार्ट, तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 चल रहा है आपका अभी। इसमें 4 भाग है, अभी एक भाग मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। संध्या समय दोनों पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? गया के घर पहुंचे, नए स्थान पर। दिन भर के भूखे थे बेचारे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, क्योंकि उनको
भोजन की भूख नहीं थी, उनको प्रेम की भूख थी। जो प्रेम उनको झूरी काछी देता था वो गया उनको नहीं दे पा रहा था। इसी कारण से दिन भर के भूखे होने के बावजूद उन्होंने नाद में मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, यानी रो रहा था दिल उनका, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था। आज वह घर उनसे क्या हो गया था, छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की कि भाई क्या किया जाए, कैसे इस मुसीबत से निकला जाए, कैसे हम लोग आज़ाद हो पाएं। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहिट उड़ा डाले। मतलब एक दूसरे को कनखियों से यानी इशारों से, आंखों की दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि से देखा और लेट गए भाई। मतलब आपस में उन्होंने मुख भाषा में सलाह कर लिया कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब पूरा गांव सो गया तो दोनों ने जोर मारा और पगहे, पगहे मतलब जो रस्सियाँ जिनसे बांधे जाते हैं बैल, उनको तोड़ डाला। बहुत मजबूत रस्सियाँ थी और 240 किलोमीटर की स्पीड से वो अपने घर की तरफ भागने लगी। पगहे बहुत मजबूत थे, बहुत ज़्यादा। कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इस समय दोनों में क्या आ गई थी, दुगनी शक्ति आ गई थी। दुगनी मतलब दुगनी, डबल पावर। क्योंकि आज़ादी के लिए जब आदमी संघर्ष करता है ना, जब आज़ादी मिलती है, मिलने वाली होती है, तो उस वक्त दुगनी शक्ति आ जाती है, क्रांतिकारियों में आ जाती थी। एक एक झटके में रस्सियाँ क्या हो गई, टूट गई। अब ये दोनों कहाँ पहुंच गए, अपने मालिक के पास। झूरी प्रातःकाल से सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल कहाँ खड़े हैं, चरनी, जहां को मतलब जहां भोजन मिलता था ना, वहां पर दोनों खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम मतलब रस्सियां लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। देखिए कैसा प्रेम है ये, है ना। जैसे माँ के प्रेम में विद्रोह होता है। जैसे आपको माँ ने लंच दिया उसको ले जाने के लिए, और आप लंच को घुमा कर ले आते हैं, घर नहीं खाते हैं, तो माँ के स्नेह में विद्रोह होता है, विद्रोह में स्नेह होता है। क्या जी कहे थे, तुम लंच खाया, तुमको दिए थे, कहे लंच खाया तुम। तो इस तरह का विद्रोह जो है, मतलब विद्रोह में स्नेह जो है, उन दोनों की आंखों में दिखाई दे रहा था, झूरी काछी को, दोनों बैलों की आंखों में, कि भाई तुमने हमें क्यों भेज दिया, कोई कमी क्या रखी हमने तुम्हारे काम में, अगर नहीं कमी लग रही थी तुम्हें तो फिर काम करवा लेते, और क्यों भेजा तुमने हमें। तो बोल तो नहीं पा रहे थे ना, वो अपनी आंखों से ही इस स्नेह को और विद्रोह से भरे स्नेह को वो दिखा रहे थे मालिक को, जो झूरी काछी शायद समझ भी रहा हो। दोनों बैलों को देखकर वो स्नेह से गदगद, यानी स्नेह से भर गया, वो ना डूब गया कि भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बैल मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। दौड़कर उन्हें क्या कर लिया, गले लगा लिया। प्रेमालिंगन यानी प्रेम से आलिंगन किया, और चुंबन यानी चूमा उनको। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य क्या था, बड़ा मनोहर। मतलब जो उस प्रेमालिंगन और चुंबन से भरे दृश्य को देख रहा था वो उसमें खो चुका था, है ना। बड़ा मनोहर था, मन को हर लेने वाला दृश्य था। जैसा पशु में और मनुष्य के बीच जो प्रेम होता है, जो प्रेमालिंगन होता है, जो चुंबन होता है, जिसे दिखाया गया था वहाँ पर दृश्य में, उसको देखकर मन को हरने वाला जो भाव है वो आ रहा था। घर गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर हीरा मोती का स्वागत करने लगी। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व मतलब क्या होता है, जो पहले बीत चुका हो, ठीक है ना, सॉरी, जो, हाँ ठीक है, ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी, मतलब ऐसा नहीं कि ये घटना पहले नहीं बीती थी, ठीक है ना। पहले भी कई जानवर भागते थे अपने घर से, ठीक है ना, और लौट आते थे, क्योंकि उनको घर की याद सताती थी, भोजन की याद सताती थी, मालिक की नहीं। लेकिन यहाँ तो हीरा मोती भोजन के लिए नहीं आए हैं, भोजन तो उनको वहाँ भी मिल रहा था। यहाँ क्यों आए हैं, तो प्रेम की वजह से, प्रेम के खिंचाव की वजह से हीरा मोती झूरी काछी से इतना प्रेम करते थे कि वो खुद को रोक नहीं पाए। बाल सभा यानी बच्चों ने निश्चय किया कि भाई ये दोनों तो वीर हैं ना, ये क्रांतिकारी हैं, और जिन्होंने जो है विजय हासिल किया है, आज़ादी प्राप्त की है,
तो चलो इन दोनों पशु वीरों को क्या किया जाए, अभिनंदन पत्र दिया जाए, यानी मेडल दिया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए, ठीक है, जो अच्छा काम करने पर मिलता है। तो जानवरों को क्या चाहिए बोलिए, अच्छा खाना चाहिए। तो कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसा खाया, भूसा लाया और दोनों बैलों को दे दिया। आपने खाया है सब? कभी भी कमेंट करे खाया है तो। वहीं पर बहुत सारे बच्चे खड़े थे, वहाँ 3 बच्चों की बातचीत दी गई है, ठीक है ना। एक बालक बोलता है दूसरे से, कह रही ऐसे बैल तो किसी के पास ना होंगे, गजब तरीके के हैं देखो तो दूसरा भी उसकी बात का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है और कहता हाँ यार देखो ना, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं, किसी ने रास्ता भी नहीं बताया, ना इनके पास गूगल मैप था। तीसरा वहाँ खड़ा था, वही बोला हाँ यार ठीक बोलते हो, ये तो बैल नहीं है, क्या है ये उस जन्म के क्या है, आदमी, नहीं पिछले जन्म के ये आदमी होंगे, ये बैल हो ही नहीं सकते। उसका इसका प्रतिवाद यानी इन तीनों बच्चों की बातों का प्रतिवाद यानी विरोध करने का साहस वहां किसी को नहीं हुआ, कोई नहीं था जो इन तीनों का क्या कर पाए, विरोध कर पाए इनकी बातों का। लेकिन एक महिला थी जिसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कौन थी वो? झूरी काछी की पत्नी। जब उसने देखा, देखो लिखा, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठी मतलब क्या, जलने लगी? नहीं, क्रोध से जल उठी, क्योंकि ये दोनों बैल गया के घर अर्थात झूरी काछी के पत्नी के मायके से भागकर चले आए। और जब मायके की बात आती है ना तो औरतें चुप नहीं रहती, आग बबूला हो जाती है। जल उठी, चिल्लाने लगी, बोली कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम ना किया भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, मतलब ये जो इल्जाम था बिना वजह का, जो जो उन पर इल्जाम लगाया जा रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और जवाब दिया झूरी काची ने अपनी पत्नी को, नमक हराम क्यों है, दाना चारा ना दिया होगा तो क्या करते ये बैल। झूरी ने कहा कि इनको दाना चारा वहां मिला नहीं, प्रेम उनको मिला नहीं, भोजन नहीं मिला तो क्या करते, भागते नहीं वहां से। स्त्री ने रौब के साथ कहा। अब स्त्री को और गुस्सा चलाया और कहा स्त्री ने, बस बस, तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी समझ गया कि पत्नी चिढ़ रही है। झूरी ने पत्नी को और चिढ़ाया ताकि और उसे आनंद आए। झूरी ने कहा, चारा मिलता मैडम तो क्यों भागते। स्त्री और चिढ़ गई झूरी की बात सुनकर। कौन स्त्री? झूरी की पत्नी की बात कर रहे, ठीक है ना। बोली चिढ़कर, अरे भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मर जाएं मेरी बला से। तो भाई होम मिनिस्टर का जो आदेश है वो जारी हो गया। कहने का अर्थ है कि गृह स्वामिनी ने, झूरी काछी की पत्नी ने आदेश जारी कर दिया कि ये खाएं या मरे लेकिन इनको अब भोजन नहीं मिलेगा। ये भागकर चले आए, इनको सबक सिखाऊंगी मैं। अब मालकिन का आदेश हो गया। मजदूर को कड़ी ताकीद यानी कड़ा आदेश दिया गया कि देखो बैलों को आज के बाद केवल क्या देना है, सूखा रूखा भूसा देना और कुछ नहीं। न चोकर देना है, न दारा देना है, न खली देना है, कुछ नहीं देना है। वही हुआ। मजदूर क्या करता, मालकिन का बात मान लिया, मालिक तो कमजोर है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी द्वार से द्वार की तरफ देखने लगे कि भाई कब आएगा झूरी काछी, हमें खाना देगा, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने कभी खाया ही नहीं, तो वो कैसे खाते बताओ। अब तुमको हमेशा चिकन बिरयानी मिलेगा और सूखी रोटी दे दी जाए, तुम्हें कैसा लगेगा।
झूरी ने मजदूर से कहा, यानी मजदूर यानी नौकर से कहा झूरी ने, अबे थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, जा डाला। तो नौकर ने कहा, मालिक, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो झूरी कछी ने कहा, चुरा कर डाला यार, किसको पता चलेगा। मालिक ने कहा कि चुरा कर डाला, किसे कहा, नौकर से। तो नौकर ने कहा, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नौकर पकड़ा गया तो किसकी खैर नहीं, नौकर की, मालिक तो बच जाएंगे ना। तो इस तरह से आपका पहला भाग जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरे भाग में आते हैं। प्यारे बच्चों, तो पार्ट 1 खत्म हो गया। अगले वीडियो में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ठीक है, ये डाल दूंगा। आज आप लोग इतना पढ़ें, तब तक के लिए बाय।